नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनिधि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। तीर्थ नगरी ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव, सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे शुभारंभ। 7 मार्च तक विशेषज्ञ अलग अलग विषयों पर करेंगे परिचर्चा। उत्तराखंड के रामनगर में प्रस्तावित G20 समिट की तैयारियां तेज। सीएस डॉक्टर संधू ने पंतनगर से रामनगर तक लिया जायजा। कार्यक्रम को भव्य और दिव्य बनाने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। प्रसिद्ध चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं में उत्साह। अब तक 1 लाख से ज्यादा लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन। सीएम धामी के निर्देश पर किया जा रहा व्यवस्थाओं को दुरुस्त। जोशीमठ भूदसाव का मामला, होटल माउंट व्यू और मलारी इनको किया पूरी तरह जमींदोज। एनटीपीसी के खिलाफ जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति का 55वें दिन धरना जारी। उधम सिंह नगर जनपद की पुलभट्टा थाना पुलिस को मिली सफलता। गुलदार की खाल सहित अन्य सामानों के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर भेजा जेल। अब खबरें विस्तार से। तीर्थ नगरी ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आगाज होने जा रहा है। 7 मार्च तक आयोजित होने वाले इस महोत्सव का शुभारंभ सीएम धामी करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज समेत कई अन्य अतिथियों की उपस्थिति में महोत्सव की शुरुआत हो रही है। योगाचार्य पद्मश्री शिवानंद, पद्मश्री भारत भूषण और पद्मश्री रजनीकांत को विशेष रूप से उपस्थित रहेंगी। योग साधकों के लिए 7 दिन की दिनचर्या रहेगी। इसके साथ ही ड्रोन शो का आयोजन भी होगा। उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की ओर से नाड़ी परीक्षण और मर्ग चिकित्सा शिविर लगाया जाएगा। इसी महोत्सव में योग के अलग अलग विषयों पर परिचर्चा भी की जाएगी, जिसमें दूर दूर से आए विशेषज्ञ अपने अपने विचार रखेंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत। एसएन पंत, ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, क्या कुछ अधिक जानकारी इस पूरे महोत्सव के बारे में? उत्तराखंड के ऋषिकेश में 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आगाज आज से हो गया है। हालांकि इसकी जो ओपनिंग सेरेमनी है, इसके शाम 5 बजे का समय मुकर्रर किया गया है, जिसमें देश विदेश के योग साधक तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम का विधिवत शुरुआत करेंगे। 7 दिनों तक योग महोत्सव का चलने वाला कार्यक्रम गंगा रिजॉर्ट यानी ऋषिकेश तीर्थ नगरी में होगा और यहाँ पर देश विदेश के तमाम योग साधक पहुंचेंगे, जो योग को लेकर के देश और दुनिया में एक नया संदेश देने का प्रयास करेंगे कि कैसे गंगा किनारे बैठ करके 600 साधक इस पूरे 7 दिन के शेड्यूल में जो अपने अपने क्षेत्रों में योगाचार्य हैं या फिर अलग अलग विधाओं में योग की बारीकियों को सेहत के साथ जोड़ करके लोगों को संदेश देने का काम करते हैं, वो ऋषिकेश को उत्तराखंड की धरती से देश और दुनिया के लिए एक नया संदेश योग को लेकर देंगे। इस कार्यक्रम की आज से शुरुआत होगी। जी चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद एसएन पंत। आईआईटी रुड़की में सौर ऊर्जा पर आधारित पेरोव्स्काइट सोसाइटी ऑफ इंडिया मीट 2023 के तहत वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें देहरादून से वर्चुअल रूप से सीएम धामी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान सीएम धामी ने सौर ऊर्जा का महत्व बताया। सीएम धामी ने कहा कि विद्युत की कमी सौर ऊर्जा के द्वारा पूरी की जा सकती है। मुझे प्रसन्नता है कि यह सेमिनार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की जो विकासवादी सोच है उस पर आधारित है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भारत में वैकल्पिक ऊर्जा संसाधनों को बढ़ावा देकर ऊर्जा के क्षेत्र में पूर्ण सुरक्षा और स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं और उनका हमेशा ये कहना होता है। कल बजट के बाद का जो उनका कार्यक्रम चल रहा था, वेबिनार में भी वो कह रहे थे कि आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आगे बढ़ गई है।
प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी बिना पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के हेलीकॉप्टर से खटीमा पहुंचे। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर नेपाल बॉर्डर के समीप लोहिया हेड में शारदा जल विद्युत परियोजना के पास बने हेलीपैड में उतरा। लोहिया हेड में उतरने के बाद मुख्यमंत्री ने सर्वप्रथम लोहिया हेड जल विद्युत परियोजना का निरीक्षण किया। वहीं मीडिया से वार्ता में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि गर्मी का मौसम आ रहा है। गर्मी में बिजली की काफी खपत होती है, जिसके कारण बिजली की कमी का सामना करना पड़ता है। बिजली की कमी को दूर करने के लिए जल विद्युत परियोजना में किस तरीके से बिजली का उत्पादन बढ़े, इसका जायजा लेने के लिए उन्होंने खटीमा में शारदा जल विद्युत परियोजना का निरीक्षण किया है। इसके साथ ही जल विद्युत परियोजनाओं के अधिकारियों से विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए भी चर्चा की। हमारे जितने भी पावर हाउस हैं उनकी उत्पादन क्षमता है वो कितनी क्षमता के हैं और कितना इस समय उत्पादन हो रहा है, उस सभी को देखने के लिए। और क्योंकि गर्मी का समय आ गया है, इस समय में बिजली की हमारी किल्लत होती है, इसलिए मैंने आज यहाँ का निरीक्षण किया है। और ये सही है कि अभी बिजली की किल्लत की गर्मी शुरू होती है, हमारी शुरू हो जाती है, उसके लिए भी हम लोग रास्ता निकाल रहे हैं, उसके लिए भी काम कर रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा के बर्खास्त 228 कर्मचारियों के समर्थन में भाजपा सांसद और पूर्व कानून मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के आने से सरकार के इस फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी सरकार के इस फैसले को गलत करार देते हुए इसे आर्टिकल 14 का उल्लंघन बताया था। इसे लेकर अब विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी की प्रक्रिया सामने आई है। अब जुडिस मामला है, इसलिए मुझे उसमें बहुत ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। और ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था, और अगर बहुत वरिष्ठ वकील हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें जाना है, तो मैं उनको शुभकामनाएं देती हूँ। कभी तो कहा हटाओ, कभी कहा लगाओ, कभी कहा वापस लो, तो पॉलिटिकल चीज़ें कब तक चलेंगी इस उत्तराखंड में? समय आ गया है कि हम बहुत वरिष्ठ लोग हैं, राजनीति उत्तराखंड में मुझसे बहुत पहले से लोग कर रहे हैं, लेकिन क्या हम उत्तराखंड के युवाओं के लिए सोच रहे हैं? क्या सहानुभूति पूर्वक उनके लिए हम सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं? इसका आत्मचिंतन करें, मंथन करें, और उसके बाद इस तरह की बातचीत करें। उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने पंतनगर एयरपोर्ट पहुंचकर 28 से 30 मार्च तक रामनगर में प्रस्तावित G20 सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सीएस संधू ने पंतनगर एयरपोर्ट के कक्ष में जिला उधम सिंह नगर और नैनीताल के अधिकारियों की बैठक ली। वहीं G20 समिट से संबंधित सभी तैयारियों को समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि राज्य के लिए यह गौरव का पल है कि राज्य में G20 समिट की 3 बैठकों का आयोजन होना है। रामनगर में होने वाली राउंड टेबल सम्मेलन में विदेशों से टॉप वैज्ञानिक शामिल होंगे और चीफ साइंस टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस होंगी। उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। अब तक कुल 1,15,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। 21 फरवरी से शुरू हुई रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में केदारनाथ के लिए अब तक 62,000 से अधिक यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। तो वहीं बद्रीनाथ की बात करें तो 50,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने पंजीकरण करवाया है। इस वर्ष भी चारधाम यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। वहीं बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जोशीमठ में आई आपदा से चारधाम यात्रा को कोई नुकसान नहीं है। चारधाम यात्रा को लेकर के विभिन्न जो जिला प्रशासन है, प्रदेश शासन है, सरकार के स्तर पर निरंतर तैयारियां हो रही हैं। और आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि इस वर्ष यात्रा के इतिहास में ये पहला मौका है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर फरवरी माह में इतने पूर्व ही बैठक आयोजित कर दी गई थी, और उन्होंने जो यात्रा से संबंधित जो विभिन्न विभाग हैं, एजेंसियां हैं, उनके जो प्रमुख हैं, उनके साथ में विभागवार, बिंदुवार विस्तृत समीक्षा करी। अब तक की उनकी जो यात्रा को लेकर कार्य योजना है उसकी चर्चा करी, और कहीं पर किसी प्रकार से कोई कमी है या कोई कहीं पर कोई त्रुटि है या कहीं पर किसी प्रकार की सुधार की आवश्यकता है, तो उसके लिए उन्होंने उनके स्तर से संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया।
खबर देहरादून से है, जहां अलवेदर रोड पर केंद्र की हरी झंडी के बाद बनाए जा रहे हेलंग मारवाड़ी बाईपास का काम अभी भी शुरू नहीं होगा। चारधाम यात्रा और सैनिकों के इस्तेमाल के लिए ये बनाई जा रही है। हेलंग बाईपास का काम शुरू करने के लिए आईआईटी की रिपोर्ट शासन ने दोबारा तैयार करने को कहा। जोशीमठ में दरारों के चलते 5 जनवरी को बंद हुए हेलिंग प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए उत्तराखंड शासन ने आईआईटी रुड़की को रिपोर्ट तैयार करने को कहा था। रिपोर्ट तैयार होने के बाद उत्तराखंड शासन को रिपोर्ट सौंपी। हेलिंग बाईपास का काम शुरू करने के लिए जरूरी तथ्यों से संतुष्ट नहीं शासन दोबारा रिपोर्ट मांगी। और इस खबर पर अधिक बातचीत के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता हिमांशु बरमूला। हिमांशु, जो हेलंग मारवाड़ी बाईपास का जो काम है वो अभी भी शुरू नहीं हो पा रहा है, क्या कुछ चुनौतियां इसके सामने आ रही है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वर्तमान यात्रा और सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण जो हेलंग मारवाड़ी बाईपास है, इसका निर्माण कार्य फिलहाल के लिए शुरू नहीं हो पाएगा, क्योंकि शासन की ओर से इस संबंध में जो जोशीमठ में अध्ययन चल रहे थे, उसके तहत आईआईटी रुड़की की रिपोर्ट मांगी गई थी, लेकिन रिपोर्ट में वह तथ्य स्पष्ट नहीं हो पाए जिससे बाईपास निर्माण का फैसला लिया जा सके और संस्थान को पुनः रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है, क्योंकि जोशीमठ की तलहटी में करीब 6 किलोमीटर बाईपास निर्माण की केंद्र सरकार ने ऑलवेदर रोड परियोजना के तहत 2021 में हरी झंडी दे दी थी। बाईपास का निर्माण का जिम्मा देगा जो सीमा सड़क संगठन यानी बीआर को सौंपा गया था, और इस दौरान चट्टानों की कटिंग का भी काम शुरू हो चुका था और हेलंग की तरफ से तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर और मारवाड़ी की तरफ 1 किलोमीटर चट्टान कटिंग का जो कार्य है वो भी कर दिया गया था। लेकिन जोशीमठ में जो भूदशाव के साथ ही 5 जनवरी को तकरीबन बाईपास के निर्माण पर ब्रेक लगा दिया गया था और बद्रीनाथ यात्रा और की जरूरत को देखते हुए प्रदेश सरकार इस बाईपास निर्माण को शीघ्र दोबारा से शुरू करना चाहती है और इसके तहत आईआईटी रुड़की को इस संबंध में सर्वे रिपोर्ट देने को कहा गया था, जिसमें संस्थान को यह बताना था कि क्या जो ये बाईपास है उसका निर्माण कार्य शुरू हो सकता है या फिर जोशीमठ में जो भूदशाव हो रहा है कहीं ये बाईपास पर इससे प्रभावित क्षेत्र का कोई असर तो नहीं पड़ेगा। जबकि संस्थान ने अपनी रिपोर्ट इसके विपरीत दी है और कहा है कि जोशीमठ में भूदशाव का जो भार है वो बाईपास निर्माण पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इसलिए एक बार पुनः से जो शासन है वो इस अध्ययन को कराना चाहती है कि जब जोशीमठ क्षेत्र में इतने बड़े स्तर पर भूदशाव हो रहा है तो क्या इसका असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। ये रिपोर्ट अहम है और इसके लिए दोबारा से शासन इसमें संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है और दोबारा से इसके लिए रिपोर्ट मांगी गई है। जी चलिए हिमांशु, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी लौटेंगे बने रहिए जन टीवी के साथ। ऊर्जावान धामी सरकार की शानदार ऊर्जा पॉलिसी कर रही है ऊर्जा प्रदेश के 100% विद्युतीकरण का स्वप्न साकार। उत्तराखंड की अनुष्का को गणित के फॉर्मूले लगाना पसंद है और वो भी एक दिन प्रोफेसर बनना चाहती है। उसकी उम्मीदों को उड़ान दे रही है प्रदेश की कामयाब ऊर्जा पॉलिसी और राह रोशन कर रही है धामी सरकार। आज हमारे पहाड़ों में जगह जगह रोशनी पहुंच रही है, जिससे हमें पढ़ने में बहुत सहायता हो रही है और हम इस शानदार पावर सप्लाई के लिए धामी सरकार को धन्यवाद देते हैं। उत्तराखंड के दूरस्थ और दुर्गम गांव में सूर्यास्त तो होता है लेकिन अंधेरा नहीं होता है। कुमाऊं और गढ़वाल के मैदानी और पहाड़ी क्षेत्र अब अंधेरे में नहीं डूबते हैं। गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने का धामी सरकार का संकल्प आज सिद्ध हो रहा है। ऊर्जा के क्षेत्र में योजनाओं ने अपना भरपूर असर दिखाया है, तभी तो उत्तराखंड जगमगाया है। पहले जिन गांवों में बिजली पहुंचाना
एक चुनौती थी, वहां झिलमिलाते बल्ब बदलाव की गवाही दे रहे हैं। केरोसिन के लैंप बीते कल का इतिहास है। आज घर घर में भरपूर प्रकाश है, जिसकी रोशनी में बच्चे पढ़ते हैं। ये संभव हुआ है धामी सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति से। जब राज्य गठन हो रहा था तो राज्य गठन से पहले जो राज्य की मूल अवधारणा थी कि ये राज्य कैसे आगे बढ़ेगा, इसकी आर्थिकी का क्या साधन होगा, तो उसके मूल में था कि ये ऊर्जा प्रदेश बनेगा और ऊर्जा प्रदेश के नाते ही यहाँ की आर्थिकी बढ़ेगी, यहाँ का विकास होगा, यहाँ का संवर्धन होगा और हमारी मुख्य आर्थिकी का आधार हमारी ये जल विद्युत की परियोजनाएं बनेंगी। आत्मनिर्भर सशक्त बन रहा है ऊर्जा प्रदेश, प्रकाश से विकास धामी सरकार का उद्देश्य। विषम भौगोलिक परिस्थितियों से घिरा उत्तराखंड अब होगा और भी सुरक्षित और स्वस्थ, क्योंकि उत्तराखंड के सुदूर इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए धामी सरकार ने शुरू किया ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल। सरकारी अस्पतालों में जो है इस बारी से जो है ये ड्रोन की सुविधाएं भी जो है लागू हुई है, जिसमें जो है अगर किसी को जैसे देहरादून से कुछ सैंपल वगैरह भेजने हैं या कुछ जांच वगैरह करवानी है तो उनको भी जो है ड्रोन के माध्यम से जो है बहुत जल्दी और सही समय पे जो है इलाज हो रहा है। जैसे जो ब्लड सैंपल्स आ रहे हैं या फिर जितनी भी इन्वेस्टिगेशन होनी है उसमें जो ट्रांजिट टाइम है सबसे पहले तो वो बचेगा, और जो पेशेंट के लिए ये सुविधा रहेगी कि एक तो उसकी रिपोर्ट्स उसका जो सैंपल वगैरह है वो जल्दी पहुंच जाएगा, दवाइयाँ भी बहुत जल्दी पहुंच जाएंगी और जो उसका जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो कम हो जाएगा। उत्तराखंड के सुदूर इलाकों में दवाइयों को पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग को मिली पहली कामयाबी के बाद अब ड्रोन के माध्यम से राज्य के दूरस्थ जिलों में लोगों को कम समय में वैक्सीन और दवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ये टेक्नोलॉजी जहां आपदा के समय बेहद अहम साबित होगी, तो वहीं प्रदेश की कठिन भौगोलिक चुनौतियों में दवाओं, टीकों को बेहद कम समय में जरूरतमंद तक पहुंचाकर लोगों की जान भी बचाई जा सकेगी। डिप्थीरिया, टेटनस और पेंटा की 400 डोज को ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग कर देहरादून से सीमांत जनपद उत्तरकाशी तक महज 40 मिनट में पहुंचाने के बाद अब राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग की उम्मीदों को मिली है नई उड़ान। कम समय में दवाएं पहुंचाकर बचाएंगे मरीजों की जान। प्रदेश के सुदूर इलाकों में ड्रोन से कोविड वैक्सीन पहुंचाने के साथ साथ धामी सरकार जल्द ही ड्रोन तकनीक की सुविधा दुर्घटना, आपदा या अन्य किसी गंभीर स्थिति में प्राथमिक उपचार की दवाएं और अन्य सामग्री समय पर पहुंचाने में करेगी, क्योंकि धामी सरकार का लक्ष्य है स्वस्थ उत्तराखंड, सुरक्षित उत्तराखंड। राज्य में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाओं को देखते हुए धामी सरकार ने अब सौर ऊर्जा के सही उपयोग एवं इसे बढ़ावा देने का संकल्प लिया है। इस महाअभियान को गति देगी नई सौर ऊर्जा नीति। उन्नति की राह आसान करेगी परियोजना में मिलने वाली सब्सिडी और प्रदेश के युवाओं को मिलेगा रोजगार। उत्तराखंड की नई सौर ऊर्जा नीति से रोशन होगा हमारा राज्य। पहाड़ के जिन गांवों में होगा सबसे ज्यादा सूरज की रोशनी का बसेरा, वहां सरकार बिजली से पैदा करेगी एक नया सवेरा। उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा चुने गए 1000 गाँव में धामी सरकार सोलर प्रोजेक्ट लगाने पर विशेष रियायत देकर सौर ऊर्जा की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। पर्यावरण के पूरी तरह अनुकूल सौर ऊर्जा के माध्यम से हरित ऊर्जा प्रदेश बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ती धामी सरकार का कामयाब विजन है नई ऊर्जा नीति, जिसका लक्ष्य है 2027 तक 4000 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करते हुए पहाड़ के 1000 गाँव की तकदीर संवारना। 3 चरणों में बटी इस सौर ऊर्जा योजना के पहले चरण में उत्तराखंड प्रदेश के 25 वर्ष पूरे करने के अवसर पर 2025 तक 2000 मेगावाट और सरकार के 5 वर्ष पूरे होने यानी वर्ष 2027 तक 4000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। धामी सरकार सौर ऊर्जा नीति का दायरा बढ़ा रही है, जिसमें चयनित सोलर ग्राम में सोलर प्रोजेक्ट लगाने वालों को सरकार विशेष रियायत देगी। इसकी खरीद अनिवार्य रूप से ऊर्जा निगम करेगा और उन गाँव में होने वाले बिजली उत्पादन को ग्रिड तक ले जाने के लिए भी खास कार्य योजना बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर नई सौर ऊर्जा नीति को इस तरह तैयार किया गया है ताकि भविष्य की ऊर्जा जरूरत को भी पूरा करते हुए उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की नींव मजबूत की जा सके। सौर ऊर्जा नीति से बदलेगी तस्वीर, ग्रामीण क्षेत्रों की संवरेगी तकदीर।
बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। जोशीमठ के होटल माउंट व्यू और होटल मलारी इन जैसे दो नामी होटल अब पूरी तरह से जमींदोज हो चुके हैं। आपको बता दें कि इन दोनों होटलों को तोड़ने में काफी लंबा वक्त लगा और बड़ी बात तो यह है कि अब होटल माउंट व्यू और होटल मलारी पूरी तरह से जमींदोज हो चुके हैं। तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं। बड़ी बात तो ये भी है कि इन दोनों होटलों को तोड़ने में करीबन 250 मजदूर और करीबन 3 जेसीबी मशीन लगाए गए थे और इसी दौरान बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर भी कई दिनों तक बाधित भी रहा था। हालांकि जोशीमठ बद्रीनाथ नेशनल हाईवे को विगत कुछ दिन पहले ही खोल दिया गया था आवाजाही के लिए और अब पूरी तरह से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे भी खुल चुका है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं जोशीमठ से गुजरने वाली बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर। जिस बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर दो नामी होटल हुआ करते थे, एक होटल माउंट व्यू और एक होटल मलारिन। और बड़ी बात तो यह है कि होटल मलारिन और होटल माउंट व्यू अब पूरी तरह से जमींदोज हो चुके हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, सामने की तस्वीरें हैं, ये देख सकते हैं। इसी जगह पर होटल माउंट व्यू और होटल मलारिन जैसे दो नामी होटल हुआ करते थे। ये सामने ये देख रहे हैं आप तस्वीरों में, यहाँ पर माउंट व्यू होटल हुआ करता था और नीचे की तस्वीरें ये देख सकते हैं, इसी जगह पर मलारिन होटल हुआ करता था, जो कि अब पूरी तरह से यहाँ पर जमींदोज हो चुके हैं। और बड़ी बात तो यह है कि होटल माउंट व्यू और होटल मलारिन को तोड़ने में करीबन 250 मजदूर लगे हुए थे और साथ ही 3 बड़ी बड़ी मशीनें भी यहाँ पर लगाई गई। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, सामने ये देख सकते हैं बद्रीनाथ नेशनल हाईवे कहा जाता है। इसी बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर हर दिन वाहनों की आवाजाही होती है। ये देख सकते हैं होटल माउंट व्यू और होटल मलारिन को तोड़ने वाली मशीनें देख सकते हैं, ये वापसी की ओर जा रही है, देख सकते हैं। पूरी तरह से जोशीमठ के जो दो नामी होटल हुआ करते थे, होटल मलारिन और होटल माउंट व्यू, अब पूरी तरह से यहाँ पर जमींदोज हो चुके हैं। कैमरामैन साथी सुरेंद्र आर्य के साथ नवीन सिंह, जोशी। विगत 55 दिनों से लगातार जोशीमठ के तहसील प्रांगण में जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा धरना प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें कि इस दौरान जोशीमठ नगर के पीड़ित परिवार हर दिन तहसील प्रांगण में पहुंच रहे हैं और जमकर एनटीपीसी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं पीड़ित परिवारों का आरोप है कि एनटीपीसी के द्वारा 12 किलोमीटर के दायरे में सुरंग खोदी जा रही है, जिसके कारण आज जोशीमठ को यह दिन देखना पड़ रहा। तरह तरह के आरोप और प्रत्यारोप लगाते हुए तहसील प्रांगण में धरने पर पीड़ित परिवार बैठे हुए हैं। जोशीमठ के लिए जो यहाँ नुकसान हुआ है, जो इसकी तबाही हुई है, उसके लिए जो जिम्मेदार है एनटीपीसी परियोजना, वो जब तक बंद नहीं होती, बाईपास का काम बंद नहीं होता, तब तक हमारा आंदोलन जारी है। हमारा ये भी कहना है कि एनटीपीसी, क्योंकि उसने इस ऐतिहासिक सांस्कृतिक नगर की तबाही की है, इसलिए जो है उसको जिम्मेदार मानते हुए उसको जुर्माना होना चाहिए। वो जुर्माना जोशीमठ की जनता में वितरित किया जाना चाहिए। इन सब मांगों को लेकर के धरना लगातार जारी है और जब तक जो है इन मांगों पर सरकार कोई ठोस निर्णय नहीं लेती, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। हमारे पूरे देश के किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर से लेकर के दिल्ली बॉर्डर से लेकर के दिल्ली के चारों बॉर्डरों को बंद करा। 1 साल 1 महीना तक बंद होगा था, उसको वापस देना पड़ा। यही हमको जोशीमठ के साथ भी करना पड़ेगा इस आंदोलन के लिए। इसलिए हम समर्थन बार देंगे पूरे। अभी जो हमारे और साथी जो हमारे जो संगठन के बिरादराना संगठन के स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो जेएनयू के जो अध्यक्ष आए हैं और उसके साथ तमाम उसके कार्यकारिणी के सदस्य आए हैं, इसी बात का सबूत है वो कि हम पूरे देश में इसकी लड़ाई, जोशीमठ की लड़ाई लड़ने के लिए हम आए हैं। इस समर्थन हमारा भरपूर रहेगा। जोशीमठ के सामने चाईथाई गांव के पास देर रात्रि एक वाहन खाई में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें करीब 1 दर्जन लोग सवार थे, जो कि किलमाड़ा से शादी समारोह में सम्मिलित होने के लिए गांव जा रहे थे कि अचानक वाहन अनियंत्रित होने से यह दुर्घटना घटित हो गई। एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर त्वरित कार्यवाही करते हुए रात के घनघोर अंधेरे और अत्यधिक विषम परिस्थितियों में बचाव अभियान आरंभ किया। टीम द्वारा स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर दुर्घटनाग्रस्त वाहन से 10 घायलों को निकालकर उपचार के लिए तत्काल अस्पताल पहुंचाया और 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौके पर मौत हो गई, जिनके शवों को भी मुख्य मार्ग पर पहुंचाकर सिविल पुलिस के सुपुर्द कर दिया। इन सब खबरों के साथ फिलहाल के लिए इसी खबर में बस इतना ही। नमस्कार।
विद्यार्थियों को करियर काउंसलिंग देगी उत्तराखंड सरकार। 150 शिक्षकों द्वारा 2000 बच्चों को मिलेगा फायदा। 13 जनपदों में बनाए जाएंगे 500 वर्चुअल क्लासरूम। 709 विद्यालयों में बनाए जा रहे हैं स्मार्ट क्लास। हर जिले में खुलेंगे बालिका आवासीय विद्यालय। शिक्षा के लिए नहीं होगा पहाड़ से पलायन। स्मार्ट क्लास, स्मार्ट क्लासरूम, स्मार्ट स्टूडेंट और स्मार्ट टीचर। आज हमारे उत्तराखंड राज्य में ये संभव हो रहा है सरकार की स्मार्ट सोच और शानदार एजुकेशन पॉलिसी की वजह से। दुर्गम गांव के स्कूल हो या मैदानी जिलों के विद्यालय, धामी सरकार में प्रदेश के नौनिहालों को बेहतरीन शिक्षा देने के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। राज्य सरकार के लिए छात्र छात्राओं का सर्वांगीण विकास सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिसके लिए धामी सरकार प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में एक मॉडल राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में शानदार योजनाओं के साथ मजबूत इच्छा शक्ति से कार्य कर रही है। राज्य सरकार प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना के जरिए किसी भी प्रकार की आपदा, महामारी एवं दुर्घटना के कारण अनाथ हुए बच्चों की स्कूली शिक्षा का पूरा खर्च उठाएगी, जिसमें बच्चों को पुस्तकें, यूनिफॉर्म, बैग, जूते, लेखन सामग्री बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी। वहीं बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित किए जाने के लिए हर जिले में बालिका आवासीय विद्यालय बेटी पढ़ाओ के संकल्प को पूरा करेगी। शैक्षिक गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों से आज उत्तराखंड शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव और आधुनिक सुधारीकरण की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। धामी सरकार का लक्ष्य है देश और विश्व की रैंकिंग में उत्तराखंड के कॉलेजों को टॉप रैंकिंग में शामिल करवाना। प्रदेश में पढ़ने वाले छात्रों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा का माहौल देकर राज्य सरकार आज पहाड़ों के लाखों छात्रों के भविष्य को सुरक्षित और उज्जवल बना रही है। उन्नति का एक ही आधार, शिक्षा में हो समग्र सुधार। विषम भौगोलिक परिस्थितियों से घिरा उत्तराखंड अब होगा और भी सुरक्षित और स्वस्थ, क्योंकि उत्तराखंड के सुदूर इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए धामी सरकार ने शुरू